राधे राधे, नमस्ते, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का हिंदी टीचर्स एकेडमी में। तो हम देख रहे थे पुनीत राय और ये 10 नंबर की क्लास है आज मुझे लग रहा है, और पाश्चात्य काव्यशास्त्र अब ख़त्म ही हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। प्लेलिस्ट बन गई है, सारी क्लासें प्लेलिस्ट में ऐड हैं। तो सबसे पहले है कि T.S. एलियट का जन्म सेंट लुई अमेरिका में 1888 में हुआ। बाद में लंदन इंग्लैंड में बस गए। तो ध्यान रखिएगा कि एलियट का जन्म कहाँ हुआ था? अमेरिका में। कब हुआ था? 1888 में। बाद में ये लंदन में बस गए। 1948 में एलियट के साहित्य को नोबेल पुरस्कार मिला। किस आलोचक ने अपनी आलोचना को निजी काव्य कर्मशाला का उपजात या काव्य निर्माण के प्रसंग में अपने चिंतन का विस्तार कहा है? तो एलियट ने ऐसा कहा है, ध्यान रखिएगा। किस आलोचक ने अपनी आलोचना को निजी काव्य कर्मशाला का उपजात या काव्य निर्माण के प्रसंग में अपने चिंतन का विस्तार कहा है? तो एलियट ने कहा है। इसके बाद है किस आलोचक का मत है कि कार इत्री और भाव इत्री प्रतिभाएं परस्पर पूरक हैं, अतः आलोचक और सर्जक प्रायः एक ही व्यक्ति को होना चाहिए? तो ये भी एलियट का मत है। इसके बाद है कि रुचि परिष्कार को आलोचना का अन्यतम प्रयोजन किस आलोचक ने माना है? तो रुचि परिष्कार को आलोचना का अन्यतम प्रयोजन माना है एलियट ने। इसके बाद है दी वेस्टलैंड के लेखक कौन हैं? एलियट हैं। फिर एक और पुस्तक है ट्रेडिशन एंड दी इंडिविजुअल टैलेंट। इस पुस्तक के लेखक कौन हैं? एलियट हैं। ट्रेडिशन एंड दी इंडिविजुअल टैलेंट किसने लिखा? एलियट ने। इसके बाद है ट्रेडिशन एंड दी इंडिविजुअल टैलेंट नामक प्रसिद्ध लेख एलियट के किस ग्रंथ में संग्रहित है? तो ये लेख इनके ग्रंथ द सेक्रेड वुड में संकलित है, ध्यान देंगे। इसके बाद एक कथन है कि सच्ची आलोचना तथा सूक्ष्म परिशंसा का लक्ष्य कवि नहीं बल्कि काव्य है। ये कथन किस आलोचक का है? तो ये एलियट का है। एलियट कहते हैं कि सच्ची आलोचना तथा सूक्ष्म परिशंसा का लक्ष्य कवि नहीं बल्कि काव्य है। कौन कहता है? एलियट कहते हैं। इसके बाद है कि सांस की तरह आलोचना अनिवार्य तथा नैसर्गिक क्रिया है। ये कथन किसका है? तो ये भी एलियट का है कि जो आलोचना है वो सांस की तरह अनिवार्य और नैसर्गिक है। इसके बाद है कि कलाकार जितना उत्कृष्ट होगा उसमें अनुभविता और सृष्टा का अंतर उतना ही स्पष्ट होगा। ये कथन किसका है? तो एलियट का है कि कलाकार जितना उत्कृष्ट होगा उसमें अनुभविता और सृष्टा का अंतर उतना ही स्पष्ट होगा। इसके बाद कलाकृति के आस्वादन से उत्पन्न अनुभूति किसी भी अन्य साधन से उत्पन्न अनुभूति में भिन्न कोटि की होती है। ये मत किसका है? तो एलियट का है। किस आलोचक के अनुसार काव्यानुभूति तथा अनुभूति में कोई भेद नहीं होता? रिचर्ड्स के अनुसार काव्य भाव का स्वच्छंद प्रवाह नहीं, भाव से मुक्ति है। वह व्यक्ति की अभिव्यक्ति नहीं, व्यक्तित्व से मुक्ति है। ये कथन किसका है? तो ये भी एलियट का है। इसके बाद एलियट के और भी कथन हैं। एलियट कहते हैं कि आलोचना का मूल तत्व है अच्छी कविता के चयन और बुरी कविता के त्याग की क्षमता। ये कथन किसका है? एलियट का। इसके बाद है आलोचना का महान और शाश्वत कार्य है अतीत के कवियों में प्राण संचार करना। ये किसका कथन है? तो ये भी एलियट का कथन है। इसके बाद आलोचक का कर्तव्य है परंपरा को कायम रखना, साहित्य को स्थिर और अखंड रूप में देखना, अर्थात उसे काल द्वारा नियंत्रित रूप में न देखकर कालातीत रूप में देखना। ये कथन किसका है? तो ये भी एलियट का है। आलोचना की दो सैद्धांतिक सीमाएं हैं। एक तो यह कि काव्य क्या है और दूसरा यह कि क्या यह अच्छी कविता है। ये कथन किसका? एलियट का। इसके बाद है द फंक्शन ऑफ क्रिटिसिज्म और द फ्रंटियर्स ऑफ क्रिटिसिज्म नामक लेखों के रचयिता कौन हैं? तो द फंक्शन ऑफ क्रिटिसिज्म
और द फ्रंटियर्स ऑफ क्रिटिसिज्म, इन दोनों लेखों के रचयिता इलियट हैं। इलियट ने आलोचना के दो उद्देश्य माने हैं, एक तो कलाकृतियों का विशदन और दूसरा रुचि का परिष्कार। बाद में 1956 में लिखित द फ्रंटियर्स ऑफ क्रिटिसिज्म नामक लेख में इन दो उद्देश्यों के बदले दो अन्य उद्देश्य प्रस्तुत किए, साहित्य का बोध और आस्वाद। महत्वपूर्ण आलोचक वह व्यक्ति है जो कला की वर्तमान समस्याओं में निमग्न होते हुए भी उन समस्याओं पर अतीत की मान्यताओं की प्रासंगिकता प्रदर्शित करना चाहता है। ये कथन किसका? इलियट का। इलियट ने आलोचना के उद्देश्यों की सिद्धि के लिए दो साधन माने हैं, तुलना और विश्लेषण। इसके बाद है निर्वैयक्तिकता तथा वस्तुनिष्ठ समीकरण सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? इलियट ने किया। संवेदनशीलता के असहचर्य सिद्धांत के प्रवर्तक कौन हैं? इलियट हैं। संवेदनशीलता के असहचर्य के सिद्धांत के लिए इलियट फ्रांसीसी कवि आलोचक रेमी द गुर्मो के आभारी हैं। अंतर यह है कि गुर्मो ने केवल एक व्यक्ति के संदर्भ में संवेदनशीलता के असहचर्य की बात कही थी, पर इलियट ने अंग्रेजी साहित्य के विशाल परिदृश्य के संदर्भ में इसका प्रयोग किया है। इलियट के अनुसार महान कवि और काव्य में भाव और विचार का समन्वय होना चाहिए। भाव और विचार का असहचर्य ही संवेदनशीलता का असहचर्य है। इसके बाद है कि काव्य श्रेष्ठ मनोरंजन है। ये किसका कथन है? इलियट का कथन है। इलियट कहते हैं कि काव्य क्या है? श्रेष्ठ मनोरंजन है। इसके बाद किस आलोचक ने अपने को साहित्य में अभिजात्यवादी, राजनीति में राजभक्त और धर्म में एंग्लो कैथोलिक घोषित किया है? तो इलियट ने घोषित किया है। इसके बाद है रिचर्ड्स का जन्म इंग्लैंड में, बाद में अमेरिका की नागरिकता ग्रहण करना। ध्यान देंगे। अब आते हैं रिचर्ड्स का जन्म इंग्लैंड में हुआ था, बाद में इन्होंने अमेरिका की नागरिकता ग्रहण कर ली। इसके बाद है द फाउंडेशन ऑफ एस्थेटिक नामक ग्रंथ में रिचर्ड्स के साथ अन्य दो सहलेखक कौन थे? तो ध्यान रखिएगा आप इस चीज़ का कि द फाउंडेशन ऑफ एस्थेटिक नामक ग्रंथ में रिचर्ड्स के साथ अन्य दो सहलेखक कौन थे? तो C.K. ऑगडेन और जेम्स वुड थे। द फाउंडेशन ऑफ एस्थेटिक रिचर्ड्स ने लिखा है, लेकिन इसमें इनके दो सहयोगी लेखक भी थे, C.K. ऑगडेन और जेम्स वुड थे। इसके बाद है द मीनिंग ऑफ मीनिंग नामक ग्रंथ में रिचर्ड्स के सहयोगी लेखक कौन थे? C.K. ऑगडेन थे। इसके बाद है कि मेरे विचार में आलोचना अनुभूतियों के पृथक्करण तथा मूल्यांकन का प्रयास है। ये कथन किसका है? रिचर्ड्स का है। किस आलोचक ने आलोचना को मनोविज्ञान की शाखा कहा है? तो आलोचक ने आलोचना को मनोविज्ञान की शाखा रिचर्ड्स ने कहा है। इसके बाद है मूल्य सिद्धांत तथा संप्रेषण सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया? रिचर्ड्स ने किया। विभिन्न जटिल रूपों में भावना और इच्छा की संतुष्टि की क्षमता मूल्य है। ये कथन किसका है? तो ये कथन रिचर्ड्स का है, ध्यान रखेंगे। इसके बाद है एक कथन कि नैतिकता सिर्फ दुनियादारी है और आचार संहिता इष्ट सिद्धि की सामान्यतम व्यवस्था की अभिव्यक्ति है। ये किसका कथन है? तो रिचर्ड्स का कथन है कि नैतिकता सिर्फ दुनियादारी है और आचार संहिता इष्ट सिद्धि की सामान्यतम व्यवस्था की अभिव्यक्ति है। इसके बाद आवेगों के प्रकार के आधार पर रिचर्ड्स ने काव्य के कितने भेद किए हैं? तो आवेगों के प्रकार के आधार पर रिचर्ड्स ने काव्य के दो भेद किए हैं, अपवर्जी तथा अंतर्वेशी। इसके बाद है कि रिचर्ड्स ने आलोचना के दो भेद माने हैं। कौन? तो आलोचनात्मक और प्राविधिक। रिचर्ड्स के अनुसार आलोचना के दो आधार स्तंभ है, एक तो मूल्य का लेखा और दूसरा संप्रेषण का लेखा। इसके बाद है संप्रेषण का अर्थ न तो अनुभूति का यथावत अंतरण है
और न दो व्यक्तियों के बीच अनुभूति का तादात्म्य है, बल्कि कुछ अवस्थाओं में विभिन्न मनों की अनुभूतियों की अत्यंत समानता ही संप्रेषण है। ये कथन किसका है? तो ये रिचर्ड्स का है। रिचर्ड्स के अनुसार संप्रेषण अचेतन प्रक्रिया है तथा कलाकार की अनुभूति और कलाकृति में जितना संवाद होगा उसी के अनुपात में उसकी संप्रेषण क्षमता होगी। इसके बाद है रिचर्ड्स ने भाषा के कितने रूप माने हैं? 2, एक वैज्ञानिक और दूसरा रागात्मक। रिचर्ड्स के अनुसार आलोचना का चरम लक्ष्य क्या है? तो रिचर्ड्स के अनुसार आलोचना का चरम लक्ष्य है संप्रेषण। ध्यान देंगे, रिचर्ड्स के अनुसार आलोचना का चरम लक्ष्य क्या है? संप्रेषण है। इसके बाद है कि किस आलोचक ने सृष्टा कलाकार के मनोविज्ञान को अध्ययन का निष्फल क्षेत्र कहा है? तो ऐसा कहा है रिचर्ड्स ने। रिचर्ड्स ने कलाकार के मनोविज्ञान को अध्ययन का निष्फल क्षेत्र कहा है। किसने? रिचर्ड्स ने। रिचर्ड्स और इलियट में एक प्रमुख अंतर यह है कि रिचर्ड्स ने काव्य पर भावक की दृष्टि में विचार किया है, जबकि इलियट ने काव्य की मीमांसा मूलतः सृष्टा की दृष्टि से किया है। इसके बाद है रिचर्ड्स का मूल्य मीमांसा व्यक्ति निष्ठा है या समाजनिष्ठ? तो रिचर्ड्स की जो मूल्य मीमांसा है वो व्यक्ति निष्ठ है। रिचर्ड्स ने आलोचना का आधार स्तंभ किसे माना है? तो रिचर्ड्स ने आलोचना का आधार स्तंभ मूल्य और संप्रेषण को माना है। रिचर्ड्स के अनुसार काव्य का एकमात्र प्रयोजन आवेगों की संतुष्टि के द्वारा संतुलित विश्रांति की उपलब्धि है। इसके बाद है स्वच्छंदतावाद की विशेषता क्या है? स्वतंत्रता है, मुक्ति की आकांक्षा है, कल्पना और संवेग की महत्ता है, वैयक्तिकता है, प्रकृति की ओर उन्मुखता है। इसके बाद है इन डिफेंस ऑफ पोइजी। इस ग्रंथ के लेखक कौन हैं? तो सेली हैं। सेली ने लिखा है इन डिफेंस ऑफ पोइजी। किसने लिखा है? सेली ने। इसके बाद है निगेटिव कैपेबिलिटी सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो निगेटिव कैपेबिलिटी सिद्धांत प्रतिपादित किया किट्स ने। उत्तर आधुनिकता का प्रचलन कब से हुआ? तो 20वीं सदी के 7वें और 8वें दशक से उत्तर आधुनिकता का प्रचलन हुआ। इसके बाद है आधुनिकतावाद की विशेषताएं हैं कौन कौन सी? तो इतिहास और परंपरा से विच्छेद हैं, गहन स्वात्म चेतना है, तटस्थता और अप्रतिबद्धता है, व्यक्ति स्वातंत्र्य है, रूप और प्रयोग है, अपने आप में बंद दुनिया है, अपारदर्शी भाषा है। आधुनिकतावाद की विशेषता क्या है? इतिहास और परंपरा से विच्छेद, गहन स्वात्म चेतना, तटस्थता और अप्रतिबद्धता, व्यक्ति स्वातंत्र्य, रूप और प्रयोग, अपने आप में बंद दुनिया, अपारदर्शी भाषा। इसके बाद है द न्यू क्रिटिसिज्म नामक ग्रंथ के लेखक कौन है? जॉन क्रू रैनसम है। नई समीक्षा के प्रमुख आलोचक कौन हैं? रैनसम हैं, ब्रुक्स हैं, रॉबर्ट हैं, पेनवॉरेन हैं, ब्लेकमर हैं। प्राकृतवाद के प्रवर्तक कौन हैं? जोला हैं। हिंदी में प्रमुख प्राकृतवादी लेखक कौन हैं? तो पांडे बेचन शर्मा उग्र और ऋषभ चरण जैन। ये हिंदी के 2 प्रमुख प्राकृतवादी लेखक हैं। आंदोलन के रूप में प्रतीकवाद का प्रारंभ कब से हुआ? तो 1886 ईस्वी में फ्रांस से हुआ। मिथ और प्रतीक में प्रमुख अंतर क्या है? तो मिथ में कथा तत्व होता है, प्रतीक में नहीं होता है। फैंटेसी मनोविज्ञान का शब्द है। इसका संबंध स्वप्न और अवचेतन मन में घटित होने वाली घटनाओं की विघटित और बेतरतीब बिंबावलियों से है। हिंदी के किस कवि में फैंटेसी का प्राचुर्य है? तो मुक्तिबोध में। बिंब क्या है? तो किसी भाव, विचार, वस्तु, घटना आदि का इंद्रिय संवेद्य काल्पनिक शब्दबद्ध संपूर्तन ही बिंब है। सन 1908 में हुल्मे और फ्लिंट ने बिंबवाद पर एक घोषणापत्र प्रकाशित किया। आचार्य शुक्ल ने फ्लिंट को ही इसका प्रवर्तक माना।
बिंबवाद का प्रवर्तक शुक्लजी फ्लिंट को ही मानते हैं। 1912 से 17 तक लंदन और अमेरिका में बिंबवाद का एक आंदोलन चला। इसके अगुआ थे एजरा पाउंड। हिंदी समीक्षा में बिंब शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग आचार्य शुक्ल ने अपने निबंध भाव या मनोविकार में किया। तो हिंदी समीक्षा में बिंब शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? तो आचार्य शुक्ल ने अपने ग्रंथ भाव या मनोविकार में किया है। इसके बाद है कि अंग्रेजी शब्द मिथ को हिंदी में मिथक कहा जाता है। अंग्रेजी शब्द मिथ को हिंदी में क्या कहा जाता है? मिथक कहा जाता है। मिथक के अतिरिक्त इस शब्द के लिए दंत कथा, पुरावृत्त, धर्मगाथा, पुराकथा, पुराख्यान आदि शब्दों का भी प्रयोग होता है। इसके बाद है मिथ यूनानी शब्द माइथोस से विकसित हुआ, जिसका अर्थ है अतर्क आख्यान। मिथक को आदि मनुष्य की दामित यौन भावनाओं का प्रतीक मूलक व्यक्तिकरण किसने कहा? तो फ्रायड ने कहा। मिथक को प्रजातीय अवचेतन का आदिम बिंब किसने कहा? युंग ने कहा। मिथक को विशुद्ध मानसिक रूपात्मक क्रिया किसने कहा? लेवी स्त्रोस ने कहा। किस विद्वान ने मिथक की उत्पत्ति भाषा से माना है तथा मिथक को भाषा का रोग कहा है? मैक्स मूलर ने। मिथकीय समीक्षा के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? नार्थप फ्राई माने जाते हैं। हिंदी में आलोचनात्मक आख्या के रूप में यथार्थवाद के पहले प्रयोक्ता कौन है? मुंशी प्रेमचंद हैं। यथार्थवाद और आदर्शवाद नामक लेख किसने लिखा? जयशंकर प्रसाद ने लिखा। जयशंकर प्रसाद ने हिंदी में यथार्थवाद का जनक किसे माना है? भारतेंदु जी को माना है। प्रमुख सिद्धांत है और प्रवर्तन है। प्रत्ययवाद किसका सिद्धांत है? प्लेटो का। अनुकृति एवं विरेचन किसका है? अरस्तु का। उदात्त सिद्धांत किसका है? लोंजाइनस का। संप्रेषण एवं मूल्य सिद्धांत है रिचर्ड्स का। तो प्रत्ययवाद प्लेटो का, अनुकृति विरेचन अरस्तु का, उदात्त लोंजाइनस का और संप्रेषण एवं मूल्य सिद्धांत रिचर्ड्स का। इसके बाद है वस्तुनिष्ठ समीकरण। ये इलियट का सिद्धांत है। वस्तुनिष्ठ समीकरण। निर्वैयक्तिकता का सिद्धांत भी इलियट का। संवेदनशीलता का असाहचर्य भी इलियट का। अभिव्यंजनावाद क्रोचे का। परंपरा की परिकल्पना एवं व्यक्तिक प्रज्ञा का सिद्धांत इलियट का। कल्पना सिद्धांत कॉलरिज का। द्वंद्ववाद हीगेल का। द्वंद्वात्मक भौतिकवाद कार्ल मार्क्स का। महान यथार्थवाद जॉर्ज लुकाच का। मिथकीय समीक्षा नार्थप फ्राई की। स्वच्छंदतावाद वर्ड्सवर्थ का। इसके बाद प्रमुख सिद्धांत है अंतर्विरोध क्लिंथ ब्रुक्स का। विखंडन जॉक डेरिडा का। विडंबना और विसंगति क्लिंथ ब्रुक्स का। विरोधाभास रॉबर्ट पेन वॉरेन का। साहित्य का समाजशास्त्र इपालीत तेन का। अजनबीपन मार्क्स का। इसके बाद है कि किसके मतानुसार भौतिक जगत और आध्यात्मिक जगत के बीच खाई ही अजनबियत है? तो फिक्टे के अनुसार मनुष्य की कालिक स्थिति और प्रकृति के दुराव को अजनबीपन किसने कहा? सिलर ने कहा। प्लेटो के अनुसार परम सत्य क्या है? प्रत्यय है। प्रमुख मार्क्सवादी समीक्षक कौन कौन हैं? जॉर्ज लुकाच हैं, ब्लॉक हैं, बेंजामिन हैं, गोल्डमन हैं, एर्डानो हैं। प्रमुख बिंबवादी लेखक कौन हैं? एजरा पाउंड हैं, लोवेल डिलिट्स हैं, D.H. लॉरेंस हैं, रिचर्ड एलिंगटन हैं। प्रमुख प्रतीकवादी कौन हैं? वॉल्टेयर हैं, मेलार्मे हैं, रेबो हैं। अजनबीपन को आधुनिक सभ्यता का अनिवार्य फल किसने माना है? मार्कूजे ने माना है। नई समीक्षा के प्रमुख आलोचक कौन हैं? रैनसम, ब्रुक्स, रॉबर्ट पेन वॉरेन, ब्लैकमर। प्रमुख अस्तित्ववादी आलोचक जॉस्पर्स, हाइडेगार, सार्त्र, कीकेगार्ड, पास्कल, नीत्शे, काफ्का, कामू। अस्तित्ववाद के प्रवर्तक माने जाते हैं सोरेन, कीकेगार्ड और पास्कल। ग्रोमेटोलॉजी के लेखक जॉक डेरिडा। अनुकरण सत्य से तिगुना दूर है, ये मत प्लेटो का है। कल्पना मानव मस्तिष्क के बिंब विधानी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉलरिज का।
काव्य भाषा के रूप में ग्रामीण भाषा के पक्षधर कौन थे? वर्ड्सवर्थ थे। काव्य जीवन की आलोचना है, मैथ्यू आर्नोल्ड ने कहा है। तो इस प्रकार हमारा पाश्चात्य काव्य शास्त्र होता है समाप्त, और हम आते हैं अब हिंदी साहित्य के इतिहास पे। तो अगली वीडियो से हम इतिहास देखेंगे। ठीक, इस वीडियो को हम करते हैं यहीं पे समाप्त। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। जुड़ने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।